बस ड्राइवर ने शॉर्टकट लेने के चक्कर में बस को एक वीरान टनल में घुसा दिया, पर उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये टनल जो सिर्फ कुछ मीटर लंबी थी, उसमें वो 20 मिनट से ज्यादा से बस चला रहा है, फिर भी कोई एग्जिट नहीं दिख रहा है। पहले जब वो ग्रैंड टनल से जाता था तो नॉर्मल स्पीड में भी 15 मिनट में बाहर निकल जाता था। वो देश की सबसे लंबी टनल थी, पर अब हमें चलते हुए 20 मिनट से ज्यादा हो गए हैं। ये सुनकर ड्राइवर को भी बात सही लगी, तो उसने सबकी बात मानकर बस को वापस घुमा लिया। पर अजीब बात यह थी कि सबको अच्छे से याद था कि टनल में घुसने के बाद उन्होंने सिर्फ आधा घंटा ही सफर किया था, लेकिन अब उन्हें वापस लौटते हुए 1 घंटा हो चुका था। यहाँ तक कि बस का पेट्रोल भी खत्म होने वाला था, फिर भी उन्हें वो रास्ता नहीं दिखा जहाँ से वो अंदर आए थे। जैसे जैसे ये डरावना माहौल बढ़ता गया, वहाँ मौजूद सभी लोग बुरी तरह घबरा गए। आखिरकार काफी बातचीत के बाद सबने मिलकर तय किया कि बस में यूं ही बिना किसी मंजिल के भटकने से अच्छा है कि नीचे उतरकर कोई और रास्ता ढूंढा जाए। लेकिन जैसे ही वो बस से नीचे उतरे, एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगी। जमीन पर पड़े टूटे हुए मोबाइल फोन को देखकर प्रेग्नेंट औरत की तो जैसे रूह काम गई, क्योंकि ये वही फोन था जो उसने टनल में घुसते ही अपने बॉयफ्रेंड से लड़ते हुए फेंका था, और उसे ये भी अच्छी तरह याद था कि फोन फेंकते वक्त उसे टनल का एंट्री गेट दिख रहा था, पर अब वहाँ दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। कुल मिलाकर इस टनल में कुछ तो गड़बड़ थी। तो टनल का चक्कर समझने और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए टनल इंजीनियर हैरी और केविन ने उस प्रेग्नेंट औरत से एक ऊन का धागा लिया और आगे बढ़ने लगे। बाकी लोग वहीं रुककर इंतजार करने लगे, लेकिन सबके रोंगटे तो तब खड़े हो गए जब करीब 1 घंटा बीत जाने के बाद वो दोनों जो आगे की तरफ गए थे, अब अचानक सबके पीछे से वापस आ रहे थे। ये क्या हो रहा है? क्या ये कोई गोल गोल घूमने वाली टनल है? इसके बाद काफी देर तक बहस करने के बाद भी जब कुछ समझ नहीं आया, तो हैरी ने कहा कि सारा खाना एक जगह इकट्ठा करके सबको बराबर बांटा जाए, ताकि सब लोग जिंदा बाहर निकल सके। आखिर किसी को नहीं पता था कि वो यहाँ कब तक फंसे रहने वाले हैं। अभी तक लोगों को खतरे का एहसास नहीं था, इसलिए सबने बहुत ही अच्छे से अपना अपना खाना खुशी खुशी एक जगह रख दिया। पर अब जो होने वाला था वो इस शांति को पूरी तरह खत्म करने वाला था। थोड़ा बहुत खाकर अपनी एनर्जी वापस लाने के बाद सब लोग फिर से एग्जिट ढूंढने निकल पड़े, लेकिन जब वो बिना किसी कामयाबी के वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि जिस बस को वो सही सलामत छोड़कर गए थे, वो अब जंग खा चुकी थी और उस पर पूरी धूल जमी थी। यही नहीं, जो खाना उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले इकट्ठा किया था, उसमें नूडल्स तो छोड़ो, पानी की बोतलें भी खराब हो चुकी थी। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कई सौ साल बीत चुके हों, इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता। अगले ही सेकंड टनल की सारी लाइटें बंद हो गई और फिर एक बहुत ही तेज चीख सुनाई दी, जिसके बाद ड्राइवर ने तुरंत बस की लाइटें जला दी। लेकिन इन कुछ ही सेकंड्स के अंदर इंजीनियर हैरी वहां से गायब हो चुका था और जमीन पर खून की एक लंबी सी लाइन बनी हुई थी। हालांकि डरे हुए लोगों के उलट केविन को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था और वो बिना हिचकिचाए खून के निशानों के पीछे चल पड़ा। इससे साफ पता चल रहा था कि ये बंदा कोई आम इंसान नहीं है, और बाकी लोग भी उसे रोकने में नाकाम होकर मजबूरी में उसके पीछे चल दिए, क्योंकि अगर वो वहीं रुके रहते तो हो सकता था कि अगला शिकार वही बनते। पर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी कि खून के निशान अचानक एक दीवार के पास आकर खत्म हो गए। क्या इसका मतलब ये था कि इस दीवार के पीछे ही बाहर निकलने का रास्ता है? ये सोचते ही केविन ने दीवार को चेक करना शुरू कर दिया, और जैसा सोचा था ये दीवार अंदर से खाली थी और इसके पीछे एक सीक्रेट कमरा छिपा हुआ था। केविन ने जब कमरे की अच्छे से तलाशी ली तो उसे इस टनल का मैप मिल गया। मैप के हिसाब से यहाँ कुल 18 टनल्स थी और ये सारी टनल्स एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, और सबसे बड़ी बात, अगली टनल में जाने का रास्ता भी इसी सीक्रेट कमरे के किसी कोने में था। आखिरकार उन्हें एक कैलेंडर के पीछे अगली टनल में जाने का रास्ता मिल ही गया। जैसे ही सब लोग दूसरी टनल में पहुंचे, भूख के मारे उनकी हालत खराब होने लगी। तभी ड्राइवर ने अचानक देखा कि उनके सामने बिल्कुल वैसी ही एक बस खड़ी थी जैसी पहली टनल में थी। और मजे की बात तो ये थी कि बस में रखा खाना भी खराब नहीं हुआ था। पर इससे पहले कि ड्राइवर खुश हो पाता, एक चश्मे वाले आदमी ने उसे धक्का देकर सारा खाना छीन लिया। लेकिन इसी धक्के की वजह से ड्राइवर के हाथ गलती से वो चीज लग गई जिससे वो सबसे अपनी बात मनवा सकता था, और इंसानियत का असली इम्तिहान अब यहीं से शुरू होने वाला था। अपने हाथ में आई उस बंदूक के दम पर ड्राइवर ने न सिर्फ सारा खाना वापस ले लिया, बल्कि सबको कई मीटर पीछे हटने पर भी मजबूर कर दिया। और पिछली बार जब सब खा रहे थे तो जिस लाल ड्रेस वाली लड़की ने नूडल्स को जंक फूड बोलकर खाने से मना कर दिया था, अब वो भूख से तड़प रही थी। तो वो धीरे से बस के पास आई और जानबूझकर अपने कपड़े थोड़े नीचे खिसका लिए। फिर उसने बस का दरवाजा खटखटाया, भैया क्या मुझे थोड़ा सा कुछ खाने को मिलेगा? और 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद लाल ड्रेस वाली लड़की लड़खड़ाते हुए बस से नीचे उतरी और अपने हिस्से का वो आधा पैकेट नूडल्स बड़े मजे से खाने लगी। पास खड़ा वो चश्मे वाला आदमी ये सब देखकर मन ही मन सोच रहा था कि काश वो भी बस में जाकर थोड़ी मेहनत कर पाता। लेकिन केविन जानता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो काम नहीं बनेगा, एक दिन ये खाना खत्म हो ही जाएगा। अभी उनका सबसे पहला काम था एक साथ मिलकर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना। इस टनल में समय बाहर के मुकाबले बहुत तेजी से गुजर रहा है, तो अगर सारा खाना तुम्हें दे भी दिया जाए तो तुम कब तक जिंदा रह पाओगे? हालांकि ड्राइवर का मन खाना देने का बिल्कुल नहीं था, पर इस मनहूस जगह से जल्दी बाहर निकलने के लिए उसे मजबूरी में वो खाना बांटना ही पड़ा। आखिर में पेट भरकर खाने पीने के बाद सब लोग चश्मे वाले के बनाए गए ग्रुप्स के हिसाब से अगली टनल का रास्ता ढूंढने निकल पड़े। लेकिन जैसे ही वो एक सुनसान जगह पर पहुंचे, चश्मे वाले ने अपना असली रूप दिखा दिया। वो मरने से पहले थोड़ा मजा करना चाहता था। लग रहा था कि उसने ये ग्रुप्स बनाए ही इसीलिए थे। उसकी प्लानिंग पहले से ही पूरी थी, पर हर आदमी की कोई ना कोई कमजोरी तो होती ही है। आखिरकार उसका ये प्लान कामयाब नहीं हो पाया। क्या नाटक कर रहा है? ओए बूढ़े, वो तुझे छू सकता है तो मैं क्यों नहीं? मुझे बेवकूफ मत समझ, मुझे पता है तेरी औकात बस एक पैकेट नूडल्स की ही है, घटिया औरत। ये सुनते ही लाल ड्रेस वाली लड़की को बहुत भयंकर गुस्सा आ गया, तो वो रोते हुए वापस बस में गई और चश्मे वाले की सारी करतूतें ड्राइवर को बता दी। ये सब सुनकर ड्राइवर तो पहले से ही गुस्से से उबल रहा था, और हद तो तब हो गई जब वो लाल ड्रेस वाली लड़की को चुप करा रहा था। तभी मौका देखकर चश्मे वाले ने एक नूडल्स का पैकेट चुरा लिया। अब तो भगवान भी आकर उसे नहीं बचा सकते थे, ये मेरा दावा है। ड्राइवर
ड्राइवर काफी हट्टा कट्टा था, तो जाहिर सी बात है कि चश्मे वाला उसके सामने कहीं नहीं टिकता। लेकिन जैसे ही ड्राइवर उसे मारने ही वाला था, अचानक एक लोहे का रॉड उसके शरीर के आर पार हो गया। जब लोगों ने आवाज सुनी और वहां पहुंचे, तब तक ड्राइवर की सांसें पूरी तरह रुक चुकी थी और वहां मौजूद इकलौते चश्मे वाले पर ही सबका शक जाना पक्का था। पर जब सबने उसे खूब खरी खोटी सुनाई, तो चश्मे वाले ने बहुत ही डरे हुए चेहरे के साथ कहा, मैंने नहीं किया, तुम लोगों को पता नहीं है, इस टनल में हमारे अलावा भी कोई और है। उसकी ये बात सुनते ही सबकी सिट्टी गुम हो गई। किसी को नहीं पता था कि उसकी बात सच है या झूठ, पर यह तय था कि यहाँ से जल्दी निकलना ही सही होगा। तो सबने तय किया कि पहले कुछ खा पी कर एनर्जी वापस लाई जाए और फिर अगली टनल का रास्ता ढूंढा जाए। लेकिन जैसे ही चश्मे वाला जमीन पर गिरे हुए नूडल्स उठाने झुका, उसे अचानक बस के नीचे एक मैनहोल कवर दिखा और जब उसने उसे हटाया तो उसके नीचे बिल्कुल वैसा ही एक सीक्रेट कमरा मिला जैसा पहले मिला था। फिर पिछली बार की तरह सबको जल्दी ही एक कैलेंडर के पीछे अगली टनल में जाने का रास्ता मिल गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने तीसरी टनल में कदम रखा, जिन लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही खाना खाया था, उन्हें अब फिर से बहुत तेज भूख लगने लगी थी। अगर मेरा अंदाजा सही है तो टनल में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, वक्त उतनी ही तेजी से बीत रहा है। सामने फिर से एक बस खड़ी देखकर चश्मे वाले को अचानक कुछ ख्याल आया। हालांकि इस बार बस में कोई खाना नहीं था, लेकिन बंदूक अब भी उसी के पास थी। बंदूक के डर से सबको मजबूरन अपना अपना खाना उसे सौंपना पड़ा और भूख से तड़पती लाल ड्रेस वाली लड़की ने भी अपना पुराना रवैया छोड़कर चश्मे वाले पर भी वही ट्रिक आजमानी चाहिए जो उसने ड्राइवर पर आजमाई थी। पर चश्मे वाला उसकी बातों में बिल्कुल नहीं आया। अब से मैं जब कहूंगा तभी खाना होगा और जिसे मैं कहूंगा सिर्फ वही खाएगा। इसके बाद चश्मे वाला खाते खाते सबको लेकर रास्ता ढूंढने लगा। अच्छी किस्मत से उन्हें जल्द ही टनल के आखिरी सिरे पर तीसरे सीक्रेट कमरे का लोहे का दरवाजा मिल गया। पर बुरी किस्मत से इस बार उन्होंने चाहे कितनी भी कोशिश कर ली, उन्हें अगली टनल में जाने का कोई रास्ता नहीं मिला और टीवी पर एक औरत को किसी कुएं में फंसे हुए दिखाया जा रहा था। जब सब लोग हैरानी से ये सब देख रहे थे, तभी चश्मे वाले ने टीवी पर गोली चला दी। दिमाग लगाना बंद करो, मुझे पता है कि हमें बाहर जाने का रास्ता क्यों नहीं मिल रहा। हैरी के मरने के बाद हमें दीवार के पीछे दरवाजा मिला, फिर उस बूढ़े के मरने के बाद हमें बस के नीचे रास्ता मिला। तो तुम्हारा मतलब है कि जब कोई एक मरेगा तभी हम अगली टनल में जा पाएंगे। हर चीज की एक कीमत चुकानी पड़ती है। एक टीम का हिस्सा होने के नाते सिर्फ ये मत सोचो कि तुम टीम से क्या ले सकते हो, बल्कि ये भी सोचो कि तुम टीम को क्या दे सकते हो। नया रास्ता ढूंढने के लिए हमें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो अपनी जान की कुर्बानी दे सके। ये कहकर उसने लाल ड्रेस वाली लड़की को जोर से खींचा। वो उसकी जान के बदले नया दरवाजा खोलने की तैयारी में था, पर जब उसने उसे बुरी तरह गिड़गिड़ाते हुए देखा और याद किया कि वो पहले कितनी घमंडी हुआ करती थी, तो चश्मे वाले का उसे यूं ही मारने का मन नहीं किया। बोल कि तू मुझसे प्यार करती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे अपना ये डरा हुआ चेहरा मत दिखा। बॉस, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं खुद को ठीक कर लूं, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। आखिरकार फायदे नुकसान के बारे में काफी सोचने के बाद उसकी नजर एक ऐसे लड़के पर पड़ी जिसे ऑटिज्म था और जो यहाँ से बाहर निकलने में किसी भी काम का नहीं था। पर जैसे ही वो बंदूक चलाने ही वाला था कि उस लड़के की बहन बीच में आ गई और उसे रोक दिया, तो इस बहादुर बच्ची को इनाम देने के लिए चश्मे वाले ने अपना इरादा बदल लिया। उसने उस लड़की को घसीटते हुए सीक्रेट कमरे में ले जाकर उसे मारने से पहले उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। ध्यान से सुनिए, नीचे दिया गया ये डायलॉग एक गुमनाम आदमी का है। चश्मे वाले ने उसका गला इतनी जोर से दबाया जैसे उसकी किसी बहुत दुखती रग पर वार किया हो। पर जैसे ही लड़की की जान जाने वाली थी, उसका भाई एकदम सही वक्त पर आ गया और उसे धक्का देकर दूर कर दिया। लेकिन एक हटे कटे आदमी के सामने वो लड़का बिल्कुल नहीं टिक पाया। चश्मे वाले ने उसे तुरंत ही अपने काबू में कर लिया और उसका सिर फिश टैंक के अंदर पानी में दबा दिया। अपने भाई को डूबता देख बहन ने भी जल्दी से एक फूलदान उठाया और उसके सिर पर दे मारा। पर इससे चश्मे वाले को कोई चोट तो नहीं लगी, बल्कि वो और भी बुरी तरह से भड़क गया। टनल में एक जोरदार गोली चलने की आवाज गूंजी और वो लड़की खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन अपनी आखिरी सांस लेने से पहले उसने चश्मे वाले को चकमा देकर उसकी बंदूक की सारी गोलियां खत्म करवा दी। और इसी बीच लाल ड्रेस वाली लड़की भी तैयार हो चुकी थी। वो एक नशीली सी मुस्कान के साथ उसके पास आई। उसके बोलने का तरीका और उसकी हर एक हरकत बहुत अजीब लग रही थी, जैसे उस पर किसी चुड़ैल का साया आ गया हो। चश्मे वाला भी उसका ऐसा रूप देखकर बुरी तरह डर गया। फिर उसने उस पागल औरत का गला जोर से दबाना शुरू कर दिया ताकि वो उसे मार सके और साथ ही लेकिन जैसे ही कमरे की लाइट चमकने लगी और सब कुछ नॉर्मल हो गया, उसके बाद लाल कपड़ों वाली लड़की ने उसे तलवार घूमकर मार डाला। लेकिन उसके चेहरे के भावों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, मानो कोई और उसे कंट्रोल कर रहा हो। लेकिन जिस बात ने सबको हैरान कर दिया वो ये थी कि चश्मे वाले उस कमीने ने मरने से पहले सारा खाना खत्म कर दिया था। हालांकि उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। जैसे ही उसने आखिरी सांस ली, कमरे में अचानक अगली सुरंग में जाने का रास्ता खुल गया। सच में यहाँ कुछ जादुई ताकत काम कर रही थी, क्योंकि यहाँ वक्त बहुत तेजी से बीत रहा था। इसलिए गर्भवती औरत के यहाँ आते ही उसके पेट में पल रहा शैतानी बच्चा पैदा होने वाला था। और डेविड ने देखा कि उसकी घड़ी में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, तो उसने उन दोनों को वही गर्भवती औरत के पास छोड़ दिया और खुद अगली सुरंग का रास्ता ढूंढने निकल पड़ा। लेकिन गर्भवती औरत के लिए सबसे बड़े दुख की बात यह थी कि बच्चा पैदा होने के कुछ ही देर बाद वह तेजी से बीतने की वजह से भूख से मर गया। वही दूसरी तरफ, क्योंकि डेविड गाड़ी से उतरने के बाद से ही लगातार अपनी घड़ी का टाइमर देख रहा था, इसलिए लाल कपड़ों वाली लड़की को लगा कि उसे पक्का कुछ पता है। इसलिए यहाँ से निकलने के लिए उसने चश्मे वाले की बंदूक डेविड पर तान दी और उसे बाहर ले जाने के लिए कहा। उस बंदूक में अब गोलियां नहीं बची थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता, चश्मे वाला गाड़ी के बाहर नजर आया। ये नजारा देखकर
लाल कपड़ों वाली लड़की बुरी तरह डर गई। वो सुरंग में इधर उधर भागने लगी और आखिरकार एक ड्रेसिंग टेबल के सामने पहुंच गई। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, पीछे से किसी ने उसका गला रेत दिया। औरत और बच्चे दोनों के मारे जाने के बाद बाकी लोग भी सही सलामत आखिरी सुरंग तक पहुंच गए। सामने से आती तेज रोशनी को देखकर डेविड की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन तभी जैसे ही उसकी घड़ी का टाइमर खत्म हुआ, डेविड लैब में होश में आ गया। लेकिन बगल में बेहोश पड़े आदमी को देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि अगर ये आदमी अब होश में नहीं आया तो उसकी पत्नी की जान चली जाएगी। दरअसल 3 दिन पहले डेविड की पत्नी जब गाड़ी से घर लौट रही थी तो अचानक गाड़ी खराब होने से वो शहर के बाहर फंस गई। बड़ी मुश्किल से उसे एक ट्रक ड्राइवर मिला, लेकिन उसकी शक्ल देखकर उसने तुरंत उसकी मदद लेने से मना कर दिया। फिर वो पलटकर एक हैंडसम लड़के के पास गई, इस उम्मीद में कि वो उसे शहर तक ले जाएगा जहां से वो मदद ले सके। लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि शरीफ सा दिखने वाला ये आदमी असल में एक सीरियल किलर है, जिसे पुलिस पागलों की तरह ढूंढ रही है। और इस तरह वो भी लापता हो गई। क्योंकि ये छठा मामला था, इसलिए पुलिस ने भी इसे बहुत गंभीरता से लिया और जल्द ही उन्हें कातिल का सुराग मिल गया। हालांकि उसे पकड़ने के दौरान सुरंग में कातिल का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। भले ही उसकी जान बच गई, लेकिन सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से बहुत मुमकिन था कि वो कभी होश में ही ना आए। अच्छी बात यह थी कि उस कातिल को तुरंत जान से मारने की आदत नहीं थी, बल्कि उसे औरतों को बंदी बनाकर तड़पा तड़पा कर मारने में मजा आता था। इसलिए औरत के लापता होने के वक्त के हिसाब से इस बात के बहुत चांस थे कि वो अब भी जिंदा हो। लेकिन बुरी खबर ये थी कि क्योंकि कातिल कोमा में था, इसलिए वो उससे पूछ नहीं सकते थे कि डेविड की पत्नी को कहाँ कैद किया गया है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि डेविड इस समय देश का सबसे बेहतरीन न्यूरोथेरेपिस्ट था, इसलिए अपनी पत्नी को जल्द से जल्द ढूंढने के लिए उसने अपनी लैब की मशीनों का इस्तेमाल करके कातिल के दिमाग में एंट्री की, ताकि शायद उसे कोई सुराग मिल जाए। और उसकी घड़ी पर चल रहा टाइमर असल में उसके जागने का वक्त था। लेकिन जिस बात ने डेविड को हैरान कर दिया वो ये थी कि कातिल ने न सिर्फ एक्सीडेंट से पहले की यादों से एक कभी खत्म न होने वाली सुरंग बना ली थी, बल्कि उसके अंदर कई अलग अलग पर्सनालिटी भी थी, जिनमें से चश्मे वाला और लाल कपड़ों वाली लड़की उसके माँ बाप की परछाई थी। क्योंकि उसका पिता हमेशा शराब पीकर मारपीट करता था और उस मामले में भी थोड़ा कमजोर था, इसलिए थिएटर में काम करने वाली उसकी माँ का उनके ग्रुप के ड्राइवर के साथ अफेयर चल रहा था। यही वजह थी कि लाल कपड़ों वाली लड़की ड्राइवर के साथ थी और लड़की के तुम किसी काम के नहीं हो कहने पर चश्मे वाले को इतना गुस्सा आ गया था। और ड्राइवर जिसे जिम्मेदारी का नशा था, उसके अलावा वो कातिल का हिंसक रूप भी था। और वो टनल इंजीनियर असल में उसकी मेन पर्सनालिटी थी, जो उसका सही और समझदार हिस्सा था। असल जिंदगी में भी वो एक टनल इंजीनियर ही था। गर्भवती औरत उसका सुपरीगो थी, जो उसकी नजर में एक परफेक्ट माँ की छवि थी। और वो दोनों बच्चे उसके बचपन की यादें थी, जो गुमसुम, कमजोर और थोड़े लड़कियों जैसे थे। और इन 6 अलग अलग पर्सनालिटी ने इस मिशन को बहुत मुश्किल बना दिया था। आखिरकार अपनी पत्नी का पता लगाने के लिए उसे सबसे पहले ये जानना था कि असली कातिल वाली पर्सनालिटी कौन सी है। लेकिन कई बार आजमाने के बाद उसे लगा कि उनमें से कोई भी असली कातिल नहीं है। किस्मत से दिमाग के अंदर कैलेंडर पर बनी उस पेंटिंग और टीवी पर अपनी पत्नी को कैद देखकर डेविड को अंदाजा हो गया कि उसकी पत्नी को दक्षिण में बहने वाली नदी के पास किसी गुफा में कैद किया गया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के हिसाब से आने वाले काफी लंबे समय तक वहां लगातार भारी बारिश होने वाली थी। सीधे शब्दों में कहें तो अगर एक दिन के अंदर सही जगह का पता नहीं चला तो बहुत मुमकिन था कि वो औरत डूबकर मर जाएगी। इसलिए अपनी पत्नी को जल्द बचाने के लिए डेविड दोबारा कातिल के दिमाग में गया। और इस बार उसे एक बहुत बड़ी बात पता चली। बचपन की पर्सनालिटी टॉम के अलावा वो लड़की जिसे चश्मे वाले ने बहुत पहले मार दिया था, वो लूसी भी अभी तक जिंदा थी। तुम मरी नहीं लूसी, लूसी ही टॉम है और टॉम ही लूसी है, तो तुम ही असली कातिल हो। मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, मैं तो बस उन बुरी औरतों को सजा दे रही हूँ, जिसमें तुम्हारी पत्नी भी शामिल है। दरअसल जब कातिल बहुत छोटा था तब उसका पिता उसे बहुत मारता था और माँ उसे नफरत करती थी। सिर्फ उसकी सबसे प्यारी गुड़िया लूसी ही हमेशा उसका साथ निभाती थी। इसलिए लूसी कोई बचपन की पर्सनालिटी नहीं थी, बल्कि वो गुड़िया थी जो हमेशा उसके साथ रहती थी। रही बात कि वो शादीशुदा औरतों से इतनी नफरत क्यों करता था, तो उसकी वजह ये थी कि उसकी माँ ने न सिर्फ धोखा दिया, बल्कि उसके पिता को चाकू से मार डाला और फिर खुदकुशी कर ली। यहाँ तक कि उसने उस बच्चे को भी अपने पिता को चाकू मारने के लिए मजबूर किया। जाहिर है एक बच्चे के लिए ये सब बहुत बड़ा सदमा रहा होगा। इसी वजह से औरतों से नफरत करने वाली ये खूंखार पर्सनालिटी बाहर आई। हालांकि उन दोनों से बात करने के बाद डेविड समझ गया था कि टॉम असल में बुरा नहीं है, ये सब लूसी उसे कंट्रोल कर रही थी। इसलिए अपनी पत्नी का पता लगाने के लिए उसने टॉम को समझाना शुरू किया, इस उम्मीद में कि वो लूसी को हरा दे और सही रास्ते पर आ जाए। लेकिन जैसे ही लगा कि टॉम उसकी बात मानने वाला है, तभी लूसी अचानक टॉम को वहां से खींच ले गई। जब डेविड ने उनका पीछा किया तो उसने देखा कि वो दोनों आपस में जुड़ गए थे। फिर वो डेविड को अपने साथ लेकर तेजी से भागने लगी। बचपन की वो डरावनी यादें भी सामने आने लगी। बचपन में उसका पिता अक्सर उसका सिर मछली के टैंक में डुबा देता था और जब माँ उसे रोकने आती तो उसे भी बुरी तरह पीटा जाता, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस कमरे में चश्मे वाले ने किया था। जब उसकी माँ और ड्राइवर अफेयर कर रहे थे तब उसने ये सब अपनी आंखों से देखा था। यहाँ तक कि उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पिता को कई बार चाकू मारने के लिए भी मजबूर किया था। लेकिन जब डेविड ये सब देखकर हैरान हो रहा था, तभी नजारा बदल गया और डेविड के अंदर की बुराई भी बाहर आ गई। दरअसल डेविड दिन भर काम में बिजी रहता था और पत्नी के लिए वक्त नहीं निकाल पाता था और बच्चों को भी समय नहीं देता था। इसलिए उसकी पत्नी उससे बेहद निराश थी और अपना अकेलापन मिटाने के लिए रोज दूसरे लड़कों के पास जाने लगी थी। और इसी वजह से डेविड के अंदर भी एक डार्क पर्सनालिटी ने जन्म लिया था। बस उसे खुद इस बात का एहसास नहीं था। तुम कौन हो? मैं तुम ही हूँ। अब जाकर डेविड को समझ में आया कि जॉन की मौत, ड्राइवर की मौत, चश्मे वाले की मौत और यहाँ तक कि गर्भवती औरत और उसके बच्चे की मौत, ये सब उसी की डार्क पर्सनालिटी का काम था। और उसका मकसद बहुत ही साफ था, वो बस उसे अपनी पत्नी को बचाने से रोकना चाहता था, क्योंकि उस डार्क पर्सनालिटी को लगता था कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया है, इसलिए उसे जीने का कोई हक नहीं है। हालांकि बहुत समझाने बुझाने के बाद आखिरकार टॉम मान गया और उसने वादा किया कि वो बाहर जाकर पुलिस को बता देगा कि पत्नी को कहाँ कैद किया गया है। लेकिन डेविड को
अपनी ही डार्क पर्सनालिटी के जाल में फंस गया। अगर तुम बुराई से बहुत देर तक लड़ते हो तो तुम खुद बुराई बन जाते हो। अगर तुम बहुत देर तक किसी अंधेरी खाई को घूरते हो तो वो खाई भी तुम्हें घूरने लगती है। तुम इतने वक्त तक इस दलदल में फंसे रहे, क्या इतनी आसानी से मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो? इसके बाद वो डेविड को एक कीचड़ भरे दलदल में ले गया, जहां वो उसे मारकर इस शरीर पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहता था। लेकिन डेविड भी कम नहीं था। कई अलग अलग तरीके आजमाने के बाद जब उसे लगा कि वो किसी भी तरह से उसे हरा नहीं सकता, तो उसने खुद के ही सिर पर बंदूक तान दी। हालांकि डेविड को अंदर ही अंदर ये पता था, लेकिन अपने मरने के बाद अपनी डार्क पर्सनालिटी को पत्नी को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए उसने बिना झिझक के गोली चला दी। आखिरकार डार्क पर्सनालिटी हमेशा के लिए खत्म हो गई और कातिल भी कोमा से बाहर आ गया। उसने डेविड की पत्नी की लोकेशन पुलिस को बता दी, लेकिन इस हैप्पी एंडिंग के पीछे एक कड़वा सच ये था कि डेविड हमेशा के लिए इस कभी ना खत्म होने वाली सुरंग में ही फंस कर रह गया। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है। हालांकि द डार्क मेज नाम की इस फिल्म में आइडेंटिटी और द सेल जैसी फिल्मों की झलक दिखाई देती है, लेकिन इस तरह की बाकी फिल्मों के मुकाबले मुझे लगता है कि ये काफी अच्छी बनी है। इसमें बारीकियों पर भी बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया है। शुरुआत की कहानी में ही कई सारी हिंट्स दे दी गई थी। 6 अलग अलग सुरंगें दरअसल मेन पर्सनालिटी इंजीनियर के अलावा कातिल के दिमाग में मौजूद 6 और पर्सनालिटीज को दिखाती है। उस कमरे में कैलेंडर पर बनी पेंटिंग ही वो जगह थी जहां डेविड की पत्नी को कैद किया गया था, और सभी कमरों के कैलेंडर पर एक ही साल, महीने और दिन की तारीख थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसी दिन माँ ने पिता को मारा था और उसे भी पिता पर चाकू चलाने के लिए मजबूर किया था, और उसी दिन माँ ने नस काटकर खुदकुशी की थी। यही वो दिन था जहां से ये सारे सदमे शुरू हुए थे और डार्क पर्सनालिटी पैदा हुई थी। कमरे में मौजूद वो कटे हुए हाथ बताते हैं कि असल जिंदगी में पहले ही कुछ औरतें मारी जा चुकी हैं, और वो जो थाली डिस्प्ले केस था वो डेविड की पत्नी के लिए रखा गया था। बस फर्क इतना था कि वो अभी मारी नहीं गई थी, इसलिए वो आखिरी केस थाली था। इसके अलावा शुरुआत में गर्भवती औरत और उसके पति के बीच जो झगड़ा हुआ था वो इसलिए हुआ क्योंकि उसका पति सिर्फ मछली पकड़ना और शराब पीना जानता था। ये सब असल जिंदगी में उसके पिता के बर्ताव को दिखाता है। छोटी बच्ची रूबी के हाथ में हमेशा रूबिक्स क्यूब इसलिए रहता था क्योंकि उसे फिजिक्स और स्पेस की बहुत अच्छी समझ थी, जो आगे चलकर वही टनल इंजीनियर बनी। और लूसी ने कई बार सबसे कहा था कि बाहर जाने में क्या रखा है। ये दिखाता है कि कातिल असलियत का सामना नहीं करना चाहता था और वो ठीक नहीं होना चाहता था। वैसे मुझे लगता है कि जब इस फिल्म ने इतनी सारी फिल्मों से आइडिया लिया ही है, तो क्यों ना इंसेप्शन फिल्म का कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल कर लिया जाता। अगर मुझे इसका राइटर बनाया जाता तो मैं इसका एंडिंग कुछ ऐसा लिखता: डेविड ने खुद को गोली मारी और वो अपने अवचेतन मन से जाग गया। फिर उसे पता चला कि असल में वही असली कातिल है। और वजह क्या थी? वजह थी उसकी पत्नी का धोखा, जिसकी वजह से वो औरतों से नफरत करने लगा और यहाँ तक कि उसके अंदर एक डार्क पर्सनालिटी पैदा हो गई। इसलिए लगातार 5 लोगों को मारने के बाद उसने अपनी पत्नी को भी कैद कर लिया, और इससे पहले उसने जो कुछ भी देखा और महसूस किया वो सब एक्सर्स द्वारा उसके दिमाग में बुना गया। एक सपना था, मकसद भी बहुत साफ था: डार्क पर्सनालिटी को बाहर निकालना और फिर उस डार्क पर्सनालिटी को खत्म करना, ताकि डेविड दोबारा एक अच्छा इंसान बन जाए और बता दे कि उसकी पत्नी कहाँ कैद है। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? जैर कहानी यहीं पर खत्म होती है। मैं हूं सैम, जो मिस्ट्री और थ्रिलर फिल्में एक्सप्लेन करता हूं और कभी कभी कुछ मजेदार कहानियां भी लाता हूं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं।